हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू डब्लू करियर एकेडमी। मैं धर्मेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश का सबसे पहला चैप्टर जो कि है वर्ब्स बेसिक। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि वर्ब्स क्या होती हैं, किन सिचुएशंस और कंडीशंस में हम लोग वर्ब्स का यूज़ करते हैं और या वर्ब्स जो है वो किस टाइप के शब्द होते हैं। वैसे तो स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर में कई डिफरेंट टाइप के शब्द यूज़ करे जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी वर्ब्स। तो ध्यान रखना, करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक वर्ब्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग जानते हैं डिटेल में कि वर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब्स ऐसे शब्द होते हैं जो या तो बताते हैं हमारे वाक्य की सिचुएशन को और या बताते हैं हमारे एक्शंस जो हम लोग डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं। इसीलिए वर्ब्स को बांटा गया है दो भागों में। सबसे पहले नंबर पे होती हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स। और सेकंड नंबर पे होती हैं हमारे पास मेन वर्ब्स। क्या होती हैं? मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रियाएं। क्या कहा जाता है इनको? सहायक क्रियाएं। क्यों? क्योंकि ये हमारी सहायता करती हैं। क्या सहायता करती हैं? एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब जो है ऐसे शब्द होते हैं जो हमें हमारे वाक्य की सिचुएशन को बताते हैं। यानी कि कोई प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है, ये हमें पता चलता है किससे? हेल्पिंग वर्ब से। तो एक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ इतना सा रोल होता है कि वो हमारे वाक्य की सिचुएशन को पहचानने में हमारी हेल्प करती हैं। और इसीलिए हेल्पिंग वर्ब होती हैं तीन सिचुएशन की। जैसे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब अलग, इसके अलावा पास्ट की हेल्पिंग वर्ब अलग और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब अलग होती हैं हमारे पास। यानी कि अगर हमें प्रेजेंट की बात करनी है तो हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी होती हैं? जैसे डू हो गया, जैसे डज हो गया, जैसे इज़, आर या एम हो गया, या इसके अलावा जैसे हैज़ हो गया या हैव हो गया, या इसके अलावा जैसे कि कैन हो गया। तो ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो हमेशा यूज़ करी जाती है प्रेजेंट का टाइम दर्शाने के लिए। और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं हमारे पास जो हमें हमारे पास्ट की सिचुएशन बताती हैं। यानी कि अगर आपको पास्ट की कोई बात बतानी है तो आपको कौन सी वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी? कौन सी हेल्पिंग वर्ब? हमेशा पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। जैसे डू या डज की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हमारी डिड। जैसे इज़, आर और एम की पास्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास? वॉज या वर। जैसे हैज़ और हैव की पास्ट फॉर्म बनती है हमारे पास हैड। जैसे कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड। इसके अलावा हम लोग वुड का भी यूज़ करते हैं पास्ट में ही, और इसके अलावा यूज टू का यूज़ भी किया जाता है। कौन सी सिचुएशन दर्शाने के लिए? पास्ट की सिचुएशन दर्शाने के लिए। और फ्यूचर की सिचुएशन को दर्शाने के लिए हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं विल या शैल का। तो एक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ इतना सा रोल होता है कि ये हमारे वाक्य की सिचुएशन को पहचानने में हमारी हेल्प करती हैं। मैंने अगर किसी भी वाक्य में अगर डू, डज या इसके अलावा इज़, आर, एम, हैज़, हैव या कैन यूज़ किया तो इसका मतलब मेरा वाक्य कब का होगा? वो प्रेजेंट टाइम का। और अगर मैंने किसी वाक्य में डिड, वॉज, वर, हैड, कुड, वुड या इसके अलावा यूज टू जैसे अगर मैंने वर्ब यूज़ करी तो ध्यान रखना कि वो वाक्य कब का होगा? मेरा पास्ट का। और इसके अलावा अगर मैंने किसी भी वाक्य में विल और शैल लगा दिया तो इसका मतलब वो हमारा वाक्य कब का होगा? फ्यूचर का होगा। तो ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन मेन वर्ब जो है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रियाएं। कैसी क्रियाएं? मुख्य क्रियाएं। अब ध्यान रखना, ऐसे शब्द जो अपने आप में एक काम हो। क्या हो? अपने आप में जो एक काम हो, या काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि मेन वर्ब्स जो है वो होते हैं हमारे एक्शंस। क्या होते हैं? हमारे एक्शंस। वो शब्द जो हमारे एक्शंस होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग डेली लाइफ में रोज परफॉर्म करते हैं। एक लंबी लिस्ट रहती है हमारे पास हमारे एक्शंस की। खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, पढ़ना लिखना, जानना पहचानना, पूछना बताना, ये सब क्या होते हैं? हमारी ये मेन वर्ब्स होती हैं। ऐसे शब्द जो अपने आप में एक काम होते हैं। जैसे देखो, खाना खाना भी अपने आप में एक काम है और खाना बनाना भी अपने आप में एक काम है। जैसे उठना बैठना, लिखना, पढ़ना, जानना, पहचानना, ये सब क्या रहते हैं? हमारे एक्शंस रहते हैं।
एक्शंस हमेशा हमारे पास होते हैं दो तरीके के, या तो कोई एक्शन हमारा फिजिकल होता है और नहीं तो कोई भी एक्शन हमारा मेंटल होता है। फिजिकल एक्शन का मतलब क्या हुआ मालूम है? वो काम जिसको करने में हमें फिजिकली वर्क करना पड़े, वो कैसा एक्शन होगा हमारा? फिजिकल एक्शन। और जिस काम को करने में हमें मेंटली वर्क करना पड़ता है माइंड में, वो कहलाता है हमारा मेंटल एक्शन। जैसे देखो, किसी भी चीज़ को पुश करने में हमें कैसा वर्क करना पड़ता है? फिजिकली वर्क करना पड़ता है, इसीलिए कैसा एक्शन है हमारा? ये फिजिकल एक्शन। और थिंक यानी सोचने में हमें कैसा वर्क करना पड़ता है? मेंटली वर्क करना पड़ता है, इसलिए ये कहलाता है हमारा एक मेंटल एक्शन। तो ऐसे शब्द जो एक्शन होते हैं या ऐसा शब्द जो अपने आप में एक काम हो, वो कहलाती है हमारी मेन वर्ब्स। अब क्योंकि हमारे पास काम कभी भी एक तरीके का नहीं होता है, ध्यान रखना। देखो, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, और एक काम बोला मैंने मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, और एक मैंने काम लिया यहाँ पे कि मैंने इंग्लिश पढ़ा दी है, क्या ये तीनों ही काम एक जैसे हैं? नहीं है, ध्यान रखना। ये तीनों ही काम आपके कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो क्योंकि हमारे पास काम होता है डिफरेंट तरीके का, इसीलिए मेन वर्ब की होती हैं हमारे पास टोटल 5 फॉर्म। आप सब ने सुन रखा होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इसके अलावा थर्ड फॉर्म, या इसके अलावा ING फॉर्म, और या इसके अलावा S या ES फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये पांचों फॉर्म मिलके हमें सिर्फ और सिर्फ बताती हैं 3 तरीके का काम, जिसमें से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और S या ES फॉर्म जो है वो हमें सबसे पहले टाइप का वर्क बताती हैं। कैसा काम हमारा? सिंपल वर्क। और ING फॉर्म बताती है हमें हमारा दूसरे टाइप का काम, जो कि कहलाता है हमारा कॉन्टिन्यूअस वर्क। कैसा कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस वर्क। और तीसरे टाइप का वर्क होता है हमारे पास डन और फिनिश्ड वर्क, यानी कि कोई काम जो है वो या तो हमारा होगा सिंपल वर्क, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि सिंपल वर्क क्या होता है हमारा? रेगुलर, इररेगुलर और हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इज कॉल्ड अ सिंपल वर्क। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का वो काम जो रेगुलर, इररेगुलरली या हैबिचुअली किया जाए, यानी रोज, कभी कभी अपनी आदतों की वजह से। और कॉन्टिन्यूअस वर्क हमारा एक ऐसा वर्क होता है जो अभी भी एट द मोमेंट हो रहा होता है, द वर्क विच इज हैपनिंग और विच इज स्टिल हैपनिंग एट द मोमेंट। ऐसा कोई काम जो अभी भी एट द मोमेंट हो रहा होता है वो कहलाता है हमारा कॉन्टिन्यूअस वर्क। या जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि किसी भी काम को शुरू करने के तुरंत बाद जो है वो काम बन जाता है हमारा कॉन्टिन्यूअस वर्क। और कब तक रहता है कॉन्टिन्यूअस? जब तक वो काम आपका खत्म नहीं हो जाता। और जैसे ही वो काम आपका खत्म हो जाता है फिर वो बन जाता है हमारे तीसरे टाइप का वर्क, डन और फिनिश्ड वर्क। जैसे मैंने खाना खाना शुरू किया तो खाना खाना मेरे लिए क्या बन गया मालूम है? एक कॉन्टिन्यूअस वर्क। अब जब तक मेरा खा के हो नहीं जाता मालूम, मैं क्या बोलूँगा उसके लिए? ईटिंग। और जैसे ही मेरा खाना खा के हो जाएगा क्या बोलूँगा मालूम है? ईटन। जैसे मैंने कोई काम करना शुरू किया तो शुरू करने के तुरंत बाद जो है किसी भी काम को करना मेरे लिए बन गए कॉन्टिन्यूअस वर्क। अब जब तक मैं उस काम को करता रहूँगा क्या बोलूँगा हमेशा मालूम है? डूइंग दैट वर्क। और जैसे ही मैं उस काम को ख़त्म कर लूँगा, फिनिश कर लूँगा, तब क्या बोलूँगा मालूम है? डन दैट वर्क। तो ये मेन वर्ब हमें बताती हैं हमारे 3 तरीके का काम, पांचों फॉर्म मिलकर, सिंपल वर्क और कॉन्टिन्यूअस वर्क और डन और फिनिश्ड वर्क। तो ये होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। जैसे वर्ब्स को बांटा गया है 2 पार्ट में, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स में, ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब को भी बांटा गया है 2 पार्ट में, मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इन दोनों ही वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है और मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। मॉडल वर्ब्स के बारे में आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली क्या कि मॉडल वर्ब, जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं, सभी के सभी मॉडल वर्ब एक वाक्य में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? कि मॉडल वर्ब्स ऐसी वर्ब होती हैं जो कभी भी बिना एक्शन के यूज़ नहीं होती हैं, और अगर मैं मॉडल वर्ब के साथ में अगर कोई एक्शन नहीं लगाऊं तो ध्यान रखना ये मीनिंगलेस होती हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब आपकी ऐसी वर्ब होती हैं जो एक्शन के साथ भी यूज़ हो जाती हैं और एक्शन के बिना भी यूज़ हो जाती हैं। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो एक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकती हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकती हैं, वो कहलाती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि सभी मॉडल वर्ब एक वाक्य में सिर्फ और सिर्फ कैसे यूज़ होती हैं? हेल्पिंग वर्ब की तरह। और ये
हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो और आप मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मॉडल वर्ब जो है वो टोटल होती हैं हमारे पास में 9। कितनी मॉडल वर्ब होती है टोटल हमारे पास? 9। जैसे कैन, जैसे कि कुड, या इसके अलावा जैसे कि मे, या इसके अलावा जैसे कि माइट और या मस्ट। जैसे विल और शैल, विल और शैल, या इसके अलावा जैसे कि वुड और शुड। तो ये क्या होती हैं हमारी ये मॉडल वर्ब्स, ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसी वर्ब होती हैं जिनका यूज़ एक वाक्य में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। इसका मतलब कि ये वर्ब ऐसी होती हैं जो कभी भी बिना एक्शन के यूज़ नहीं हो सकती हैं। इनके साथ हमेशा हमें एक मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। और ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनको आप हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने क्या बोला मॉडल वर्ब के बारे में कि इनके साथ हमेशा हमें एक एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। देखो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इनमें से कोई भी मॉडल वर्ब, जैसे मैंने बोला आई कैन, और मैंने यहाँ पे एक एक्शन नहीं लिया और डायरेक्ट मैंने बोल दिया यहाँ पे जैसे कि गिटार। तो ये वाक्य आपका ध्यान रखना कैसा है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्शन नहीं लगाया है। देखो बाकी हाँ मैं यहाँ पे एक्शन क्या क्या ले सकता हूँ, जैसे आई कैन प्ले गिटार, जैसे आई कैन परचेज अ गिटार बोल सकता हूँ, आई कैन गिव यू अ गिटार बोल सकता हूँ जैसे कि यहाँ पे, और आई कैन लर्न गिटार बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो जब तक मैं यहाँ पे कोई एक एक्शन नहीं लगाऊंगा ये वाक्य आपका कैसा होगा, मीनिंगलेस होगा। देखो आप यहाँ पे प्ले लगा सकते हो, अब ये सेंटेंस आपका कैसा है, मीनिंगफुल है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कोई एक और यहाँ पे जो है मॉडल वर्ब ली, जैसे मैंने बोला वी शुड, वी, अब मैंने एक्शन नहीं लगाया और मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोर बुक्स, क्या बोला मैंने, मोर बुक्स। तो ये सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा जब तक मैं यहाँ पे कोई एक एक्शन नहीं लूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो मॉडल वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनको हमेशा एक एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा एक मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, या ऐसी वर्ब जो कभी भी बिना मेन वर्ब के यूज़ नहीं होती है, बिना एक्शन के यूज़ नहीं होती हैं, वो कहलाती है हमारी मॉडल वर्ब्स। बाकी आप यहाँ पे मेन वर्ब क्या ले सकते हो, जैसे वी शुड रीड मोर बुक्स, क्या बोल सकता हूँ, वी शुड रीड मोर बुक्स बोल सकते हैं। और वो वर्ब जो एक वाक्य में दोनों ही तरह से यूज़ हो सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी और मेन वर्ब की तरह भी, वो कहलाती हैं हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि ये ऐसी वर्ब होती हैं जो एक्शन के साथ भी यूज़ हो जाती हैं और एक्शन के बिना भी यूज़ हो जाती हैं, वो कहलाती हैं हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे देखो मैंने कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे ले ली, जैसे कि मैंने बोला नीड, क्या बोला मैंने, नीड। अब मैंने बोला आई नीड आ बुक, क्या बोला मैंने, आई नीड आ बुक। इस वाक्य में देखो आप जरा एक बार अच्छे से, कोई एक्शन है इसमें, नहीं है। तो इसका मतलब इस वाक्य में डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं है, मतलब कोई मेन वर्ब ही नहीं है इस वाक्य में। तो यहाँ पे डायरेक्टली नीड हमारी कैसे यूज़ हो रही है, एक मेन वर्ब की तरह। और अगर मैंने देखो अभी मैं नीड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करके दिखाता हूँ एक्शन के साथ में, जैसे मैंने बोला आई नीड टू टॉक, आई नीड टू टॉक टू यू। अब इसमें देख सकते हो आप एक्शन क्या है आपका यहाँ पे, टॉक। तो टॉक अगर हमारा एक्शन है तो अब आपकी नीड यहाँ पे कैसे यूज़ हो रही है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे देखो मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनका यूज़ आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी और मेन वर्ब की तरह। जैसे मैंने बोला शी इज़ बिजी, शी इज़ बिजी। देखो इस वाक्य में कोई एक्शन है, नहीं है, इस वाक्य में कोई मेन वर्ब ही नहीं है, तो इसका मतलब इज ही डायरेक्ट कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे, मेन वर्ब की तरह। और अगर मैं देखो अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया, जैसे मैंने बोला शी इज कमिंग, शी इज कमिंग। अब आप इसको अच्छे से नोटिस करके देखो एक्शन क्या है आपका यहाँ पे, कमिंग। तो कमिंग अगर हमारी मेन वर्ब है तो अब यहाँ पे यूज कैसे यूज हो रहा है आपका, हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो जाती हैं और मेन वर्ब की तरह भी हो जाती है। देखो मैं एक और एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला वी हैव मैनर्स, वी हैव मैनर्स। देखो इसमें कोई एक्शन है, नहीं है, यानी कोई मेन वर्ब ही नहीं है। तो यहाँ पे हैव आपका डायरेक्ट कैसे यूज़ हो रहा है, मान लो मैं मेन वर्ब की तरह। और अब मैं देखो दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने बोला वी हैव सीन योर फेस, वी हैव सीन योर फेस, कि हमने आपका फेस देखा है। देखो तो अब यहाँ पे आपकी मेन वर्ब क्या है मालूम है, एक्शन आपकी, सीन आपकी मेन वर्ब है। तो अब यहाँ पे हैव कैसे यूज़ हो रहा है आपका, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है।
तो मॉडल वर्ब होती हैं हमारे पास 9, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं हमारे पास 6। कितनी होती हैं टोटल? 6 ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे होती है हमारे पास बी। क्या होती है? बी। और बी हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में शो करता है किसी चीज़ का होना। अब ध्यान रखना कि होना हम लोग सिर्फ प्रेजेंट में नहीं दर्शाते हैं, बल्कि पास्ट में भी और फ्यूचर में भी दर्शाते हैं। इसीलिए बी की जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की फॉर्म अलग अलग होती हैं। जैसे प्रेजेंट में किसी भी चीज़ का होना दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इज़, आर और एम। जैसे पास्ट में किसी चीज़ का होना दर्शाने के लिए इसकी पास्ट की फॉर्म क्या बनती है हमारी? वॉज या वर। और फ्यूचर में किसी चीज़ का होना शो करने के लिए या तो हम लोग यूज़ करते हैं विल बी, और या यूज़ करते हैं हम लोग शैल बी। दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है हैव। क्या होती है? जैसे कि हैव। बी हमें किसी चीज़ का होना दर्शाता है, और हैव हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी चीज़ का रखना दर्शाता है कि आपके पास क्या है, क्या आपके पास पास्ट में था और फ्यूचर में आपके पास क्या होगा, वो दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसकी? फॉर्म्स ऑफ हैव। जैसे हैव की प्रेजेंट की फॉर्म होती हैं आपकी हैज़ और हैव, यानी कि प्रेजेंट में किसी चीज़ का रखना दर्शाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? हैज़ और हैव, कि आपके पास क्या है। पास्ट में अगर आपके पास कुछ था तो वो रखना दर्शाने के लिए हम लोग उसकी पास्ट की फॉर्म यूज़ करते हैं हैड, और फ्यूचर में आपके पास क्या होगा वो रखना दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं या तो विल हैव और या शैल हैव। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो होती है हमारे पास डू। जैसे बी हमें होना शो करता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में, हैव हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी चीज़ का रखना शो करता है, ऐसे ही डू जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमें किसी चीज़ का करना शो करता है। इसीलिए इसकी प्रेजेंट की फॉर्म होती है हमारी डू या डज। क्या होती है? डू या डज। पास्ट में किसी चीज़ का करना दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसकी पास्ट की फॉर्म डिड, और फ्यूचर में फिर से हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? या तो विल डू और या शैल डू। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो होती है हमारी नीड। क्या होती है? नीड। जैसे बी हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी चीज़ का होना दर्शाता है, हैव हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी चीज़ का रखना दर्शाता है, डू हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी चीज़ का करना दर्शाता है, ऐसे ही नीड जो है वो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी चीज़ की ज़रूरत को दर्शाता है। तो इसकी प्रेजेंट की ज़रूरतों को दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं या तो नीड और या नीड्स। पास्ट की फॉर्म बनती है इसकी नीडेड, और फ्यूचर की फॉर्म बनती है इसकी या तो बनता है हमारे पास विल नीड और या बनता है हमारे पास शैल नीड। पांचवें नंबर पे जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो होती है हमारे पास वांट। जैसे नीड हमें किसी चीज़ की ज़रूरत दर्शाता है, वांट हमें किसी चीज़ का चाहना दर्शाता है। ठीक है, ये किसी चीज़ की चाहत को दर्शाता है। इसीलिए इसकी प्रेजेंट की फॉर्म बनती है या तो वांट्स और या बनती है वांट। पास्ट की फॉर्म बनती है इसकी वांटेड, और फ्यूचर की फॉर्म बनती है या तो विल वांट और या शैल वांट। और लास्ट नंबर पे जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो होती है हमारे पास डेयर। तो जैसे बी हमें होना दर्शाता है, हैव हमें किसी चीज़ का रखना दर्शाता है, डू हमें किसी चीज़ का करना दर्शाता है, नीड हमें किसी चीज़ की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ज़रूरत को दर्शाता है, वांट किसी चीज़ का चाहत को दर्शाता है, ऐसे ही डेयर दर्शाता है हमारी हिम्मत को। इसको दर्शाता है हमारी हिम्मत को दर्शाता है। प्रेजेंट की फॉर्म बनती है इसकी या तो होता है हमारे पास डेयर और या हम लोग यूज़ करते हैं डेयर्स। पास्ट की फॉर्म बनती है इसकी डेयर्ड, और फ्यूचर की फॉर्म बनती है फिर से हमारी या तो बनती है विल डेयर और या बनती है शैल डेयर, या तो विल डेयर या शैल डेयर। तो ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, ऐसी वर्ब जो एक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती हैं और मेन वर्ब का काम भी कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना, मॉडल वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो हमेशा एक एक्शन के साथ यूज़ होती हैं, लेकिन ये वर्ब हम लोग एक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और एक्शन के बिना भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है बी। बी दर्शाता है हमें होना, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में किसी भी चीज़ का होना। जैसे देखो, मैं अपना अगर प्रेजेंट में हैप्पी होना दर्शाऊंगा तो क्या बोलूँगा मालूम है? आई एम हैप्पी। अगर मैं अपना पास्ट में हैप्पी होना दर्शाऊंगा तो क्या बोलूँगा मालूम है? आई वॉज हैप्पी।
और अगर मैं फ्यूचर में अपना हैप्पी होना दर्शाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा, आई विल बी हैप्पी। जैसे अगर मैं खाने का टेस्टी होना अगर मैं प्रेजेंट में दर्शाऊंगा मालूम है तो क्या बोलूँगा, द फूड इज टेस्टी। और अगर मैं फूड का टेस्टी होना पास्ट में दर्शाऊंगा तो क्या बोलूँगा मालूम है, द फूड वॉज टेस्टी। और ऐसे ही अगर मैं फूड का टेस्टी होना अगर मैं फ्यूचर में दर्शाऊंगा तब क्या बोलूँगा मालूम है, द फूड विल बी टेस्टी। जैसे वेदर का मुझे अच्छा होना दर्शाना है अगर प्रेजेंट में तो मालूम है क्या बोलूँगा, द वेदर इज गुड। पास्ट में दर्शाऊंगा तो क्या बोलूँगा मालूम है, द वेदर वॉज गुड। और फ्यूचर में क्या बोलूँगा, द वेदर विल बी गुड। जैसे मुझे मेरे दोस्त का स्टूपिड होना दर्शाना है अगर प्रेजेंट में तो मालूम है कैसे बोलूँगा, माई फ्रेंड इज स्टूपिड। अगर मैं मेरे फ्रेंड का पास्ट में अगर स्टूपिड होना दर्शाऊंगा तो क्या बोलूँगा मालूम है, माई फ्रेंड वॉज स्टूपिड। और अगर मैं मेरे फ्रेंड का फ्यूचर में अगर स्टूपिड होना दर्शाऊंगा तो क्या बोलूँगा मालूम है, माई फ्रेंड विल बी स्टूपिड। जैसे मुझे आपकी ड्रेस का एक्सपेंसिव होना दर्शाना है प्रेजेंट में तो मालूम है कैसे बोलूँगा, योर ड्रेस इज एक्सपेंसिव। पास्ट में बोलूँगा मालूम है तो कैसे बोलूँगा, योर ड्रेस वॉज एक्सपेंसिव। और फ्यूचर में योर ड्रेस विल बी एक्सपेंसिव। जैसे मुझे उस लड़के का गरीब होना दर्शाना है प्रेजेंट में तो मालूम है कैसे बोलूँगा मैं, दैट बॉय इज पुअर। अगर मैं पास्ट में बोलूँगा उसका गरीब होना दर्शाना तो कैसे बोलूँगा मालूम है, द बॉय वॉज पुअर। और फ्यूचर में क्या बोलूँगा, द बॉय विल बी पुअर। इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म्स ऑफ बी। जैसे हैव हमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी चीज़ का रखना दर्शाता है कि आपके पास क्या है, क्या आपके पास था पास्ट में और फ्यूचर में आपके पास क्या होगा। जैसे प्रेजेंट में अगर मेरे पास जो है अगर बहुत सारी नॉलेज है तो कैसे बोलूँगा मालूम है, आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। पास्ट में अगर थी तो क्या बोलूँगा, आई हैड लॉट्स ऑफ नॉलेज। और अगर फ्यूचर में होगी तो क्या बोलूँगा मालूम है, आई विल हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। जैसे प्रेजेंट में अगर मेरे पास एक ब्यूटीफुल हाउस है तो कैसे बोलूँगा मालूम है, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। पास्ट में अगर था तो आई हैड अ ब्यूटीफुल हाउस और अगर फ्यूचर में होगा तो आई विल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। जैसे प्रेजेंट में अगर आपके पास एक एक्सपेंसिव फ़ोन है तो आप कैसे बोलोगे, आई हैव एन एक्सपेंसिव फ़ोन। पास्ट में अगर आपके पास था तो आई हैड एन एक्सपेंसिव फ़ोन और फ्यूचर में अगर आपके पास होगा आई विल हैव एन एक्सपेंसिव फ़ोन। जैसे प्रेजेंट में अगर आपके पास एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है तो आप मालूम है कैसे बोलोगे प्रेजेंट में, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। पास्ट में थी तो आई हैड अ रिस्पॉन्सिबल जॉब और फ्यूचर में होगी तो आई विल हैव अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। जैसे प्रेजेंट में अगर आपके कई सारे दोस्त हैं तो आप कैसे बोलोगे, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। पास्ट में थे तो आई हैड मैनी फ्रेंड्स और फ्यूचर में होंगे तो कैसे बोलोगे, आई विल हैव मैनी फ्रेंड्स। ऐसे ही डू हमें जो है वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी चीज़ का करना दर्शाता है। प्रेजेंट में अगर आप कोई चीज़ करते हो तो हम कैसे बोलते हैं, आई डू। पास्ट में अगर आप कोई चीज़ करते थे तो कैसे बोलते हैं उसके लिए, आई डिड। और फ्यूचर में अगर आप कोई चीज़ करोगे तो उसके लिए कैसे बोलेंगे, आई विल डू। जैसे प्रेजेंट में अगर मैं अपना काम खुद करता हूँ तो क्या बोलूँगा मालूम है, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। पास्ट में अगर मैं अपना काम खुद करता था तो कैसे बोलूँगा मालूम है, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ। और फ्यूचर में अगर मैं अपना काम खुद करूँगा तो बोलूँगा आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। ऐसे ही नीड हमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में दर्शाता है हमारी ज़रूरतों को। प्रेजेंट में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप क्या यूज़ करोगे, या तो नीड और या नीड्स। पास्ट में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे नीडेड। और फ्यूचर में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, या तो विल नीड या शैल नीड। जैसे प्रेजेंट में अगर मैंने बोला मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो क्या बोलूँगा मालूम है, आई नीड योर हेल्प। पास्ट में अगर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत थी तो क्या बोलूँगा मालूम है, आई नीडेड योर हेल्प। और अगर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी फ्यूचर में तो क्या बोलूँगा मालूम है, आई विल नीड योर हेल्प। जैसे प्रेजेंट में अगर मुझे एक पेन की ज़रूरत है तो क्या बोलूँगा मालूम है, आई नीड अ पेन। पास्ट में ज़रूरत थी तो आई नीडेड अ पेन और फ्यूचर में अगर ज़रूरत होगी तो आई विल नीड अ पेन। जैसे प्रेजेंट में अगर मुझे एक जॉब की ज़रूरत है तो क्या बोलूँगा मालूम है, आई नीड अ जॉब। पास्ट में अगर ज़रूरत थी तो आई नीडेड अ जॉब और फ्यूचर में अगर मुझे एक जॉब की ज़रूरत होगी तो क्या बोलूँगा मालूम, वहाँ पे आई विल नीड अ जॉब। जैसे प्रेजेंट में अगर मुझे जो है कुछ पैसों की ज़रूरत है तो कैसे बोलूँगा मालूम है, आई नीड सम मनी। पास्ट में आई नीडेड सम मनी और फ्यूचर में आई विल नीड सम मनी। जैसे प्रेजेंट में अगर मुझे कुछ और समय की ज़रूरत है तो क्या बोलूँगा मालूम है, आई नीड मोर टाइम। आई नीड मोर टाइम और पास्ट में अगर मुझे ज़रूरत थी तो आई नीडेड मोर टाइम
और फ्यूचर में अगर ज़रूरत होगी तो आई विल नीड मोर टाइम। ऐसे ही वांट हमें दर्शाता है पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में किसी चीज़ का चाहना, कि प्रेजेंट में आपको क्या चाहिए है, पास्ट में आपको क्या चाहिए था और फ्यूचर में आपको क्या चाहिए होगा। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वांट या इसके अलावा वांटेड, विल वांट और शैल वांट। जैसे प्रेजेंट में अगर मुझे आपकी हेल्प चाहिए तो क्या बोलूँगा मालूम है, आई वॉन्ट योर हेल्प। अगर मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी पास्ट में तो क्या बोलूँगा मालूम है, आई वॉन्टेड योर हेल्प। और अगर मुझे फ्यूचर में आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या बोलूँगा मालूम है, आई वॉन्ट योर हेल्प या आई विल वॉन्ट योर हेल्प। जैसे प्रेजेंट में अगर मुझे एक जॉब चाहिए तो क्या बोलूँगा मालूम है, आई वॉन्ट अ जॉब। पास्ट में अगर मुझे एक जॉब चाहिए थी तो आई वॉन्टेड अ जॉब, और फ्यूचर में अगर मुझे एक जॉब चाहिए होगी तो क्या बोलूँगा, आई विल वॉन्ट अ जॉब। प्रेजेंट में अगर मुझे एक ग्लास वाटर चाहिए तो कैसे बोलूँगा मालूम है, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। पास्ट में चाहिए था आई वॉन्टेड अ ग्लास ऑफ वाटर, और फ्यूचर में अगर चाहिए होगा तो आई विल वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे ही डेयर हमें हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमारी हिम्मत यानी हमारा दुस्साहस को दर्शाता है। तो अगर प्रेजेंट में अगर आप में अगर कुछ करने का दुस्साहस है तो आप यूज़ करोगे डेयर या डेयर्स। पास्ट में अगर आप में कुछ करने का दुस्साहस या हिम्मत थी तो आप क्या यूज़ करोगे, डेयर्ड। और फ्यूचर में हम लोग यूज़ करते हैं विल डेयर या शैल डेयर। जैसे अगर मुझ में प्रेजेंट में अगर लड़ने की हिम्मत है तो कैसे बोलूँगा, आई डेयर टू फाइट। पास्ट में अगर थी तो आई डेयर्ड टू फाइट, और फ्यूचर में अगर होगी तो आई विल डेयर टू फाइट। जैसे प्रेजेंट में अगर मुझ में एक क्वेश्चन पूछने की अगर हिम्मत है या दुस्साहस है तो कैसे बोलूँगा मालूम है, आई डेयर टू आस्क अ क्वेश्चन। पास्ट में था तो आई डेयर्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, और फ्यूचर में होगा तो आई विल डेयर टू आस्क अ क्वेश्चन। ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो एक्शन के साथ भी यूज़ हो जाती हैं और एक्शन के बिना भी यूज़ हो जाती हैं। जैसे देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें से कोई भी एक ऑक्सिलरी वर्ब लेता हूँ और उसको आपको जो है दोनों ही तरीके से यूज़ करके दिखाता हूँ, एक्शन के साथ भी और एक्शन के बिना भी। चलो मैंने एक काम किया, मैंने वॉज यहाँ पे एक वर्ब ले लिया आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, इसका हम लोग यूज़ करेंगे दोनों ही तरीके से, एक्शन के साथ भी और एक्शन के बिना भी। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल बोला यहाँ पे, शी वॉज आउट ऑफ सिटी, शी वॉज आउट ऑफ सिटी। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि इस वाक्य में कोई एक्शन ही नहीं है। यहाँ पे वॉज आपका कैसे यूज़ हो रहा है मालूम है, बिना एक्शन के। तो बिना एक्शन के यूज़ हो रहा है, मतलब इस वाक्य में कोई मेन वर्ब ही नहीं है, तो वॉज आपका यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, आपकी एक मेन वर्ब है। कैसे यूज़ हो रहा है यहाँ पे, मेन वर्ब की तरह। और देखो वॉज को हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एक्शन के साथ। जैसे मैंने बोला शी वॉज कुकिंग, शी वॉज कुकिंग, तो आप खुद देख सकते हो कि इसमें एक्शन क्या है हमारा, कुकिंग, यानी कुकिंग हमारी मेन वर्ब है। तो अब वॉज यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है आपका, हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे देखो मैं नेक्स्ट इसमें से कोई भी एक ऑक्सिलरी वर्ब लेके और आपको उसको दोनों ही तरीके से यूज़ करके दिखाऊंगा कि एक ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने अब की बार ले लिया यहाँ पे, जैसे मैंने यूज़ किया यहाँ पे हैड यूज़ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला शी हैड लॉन्ग हेयर, शी हैड लॉन्ग हेयर, तो अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि इस वाक्य में कोई एक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे हैड आपका यूज़ हो रहा है बिना एक्शन के, यानी एक्शन के बिना। तो कोई एक्शन ही नहीं है, मतलब कोई मेन वर्ब नहीं है, तो हैड ही आपका डायरेक्ट कैसे यूज़ हो रहा है, मेन वर्ब की तरह। अब देखो मैं इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला शी हैड इन्फॉर्म्ड एवरीवन, शी हैड इन्फॉर्म्ड एवरीवन। अब आप इसमें खुद देख सकते हो इस वाक्य में कि इन्फॉर्म्ड जो है वो हमारा एक्शन है, यानी कि मेन वर्ब है। तो यहाँ पे हैड आपका कैसे यूज़ हो रहा है अभी, हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो ऐसी वर्ब जो एक्शन के साथ भी यूज़ हो जाती हैं और एक्शन के बिना भी यूज़ हो जाती हैं। जैसे देखो मैं आपको एक फॉर्म्स ऑफ जैसे कि यहाँ पे मैं नीड लेके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं फॉर्म्स ऑफ नीड में से कोई भी एक ऑक्सिलरी वर्ब लेके और इसको दोनों ही तरीके से आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई नीडेड, क्या बोला अगर मैंने, आई नीडेड योर, ओके, जैसे मैंने बोला आई नीडेड योर एडवाइस, आई नीडेड योर एडवाइस। अब आप खुद देख सकते हो इस वाक्य में कोई एक्शन है, नहीं है इस वाक्य में कोई भी एक्शन, तो यहाँ पे नीडेड आपका यूज़ हो रहा है एक्शन के बिना।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक्शन नहीं है, मतलब कोई मेन वर्ब नहीं है, तो नीडेड ही हमारा कैसे यूज़ हो रहा है यहाँ पे, मेन वर्ब की तरह। और अब मैं देखो यहाँ पे नीडेड का यूज़ करके दिखाऊंगा एक्शन के साथ, यानी कि किसी एक्शन को शो करने के लिए नीडेड का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे मैंने बोला आई नीडेड टू ड्रिंक सम वाटर, आई नीडेड टू ड्रिंक सम वाटर, यानी मुझे जो है वो कुछ पानी पीने की ज़रूरत थी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रिंक आपका एक्शन है, यानी कि मेन वर्ब है, तो यहाँ पे नीडेड अब आपका कैसे यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। यहाँ पे नीड का यूज़ हुआ है, हमारा फॉर्म्स ऑफ नीड का यूज़ हुआ है कैसे, बिना एक्शन के, और यहाँ पे हमने नीडेड का यूज़ किया है एक्शन के साथ। जैसे मैं देखो एक वांट वाली फॉर्म लेके दिखा रहा हूँ आपको, लास्ट एग्जाम्पल है मेरा ये। जैसे मैंने यहाँ पे वांट ले लिया, अब मैंने बोला जैसे कि आई वॉन्ट, क्या बोला अगर मैंने, आई वॉन्ट योर फोन, क्या बोला अगर मैंने, आई वॉन्ट योर फोन। तो आप खुद देख सकते हो इस वाक्य में कोई एक्शन है, कोई भी एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे वांट का यूज़ हो रहा है बिना एक्शन के, यानी कैसे यूज़ हो रही है वांट यहाँ पे आपकी मेन वर्ब की तरह कैसे यूज़ हो रही है, क्योंकि इस वाक्य में कोई मेन वर्ब ही नहीं है, तो वांट ही यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है, मेन वर्ब की तरह। अब देखो मैं वांट को आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करके दिखाता हूँ एक्शन के साथ। जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, यानी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो अब आप इसमें देख सकते हो आस्क हमारी मेन वर्ब है, हमारा एक्शन है, तो अब यहाँ पे वॉन्ट आपका कैसे यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो ऐसी वर्ब जो एक्शन के साथ भी यूज़ हो जाती हैं और एक्शन के बिना भी यूज़ हो जाती हैं, वो कहलाती हैं हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स का ओवरव्यू दिया है, यानी कि इनके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका यूज़ जो है वो कहाँ किया जाता है और किस टाइप के सेंटेंसेस में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो इसी तरीके से मैं आपको तरह तरह की वीडियोज़ में और तरह तरह की अच्छी नॉलेज देता रहूँगा। लगे रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।